नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे आज की मार्केट ज़्यादा अच्छी नहीं रही है अगर कंपेयर करें कल से तो। क्योंकि किसी चीज़ का अच्छा और खराब होना किसी के रिलेटिव होता है। मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट को हमने कल से कंपेयर किया तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लेकिन ये वहीं अगर परसों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी थी। आज निफ्टी 50 को देखेंगे आप तो वो लगभग 1% अप था 1.10 और निफ्टी 500 1.23% अप था। निफ्टी में इंडेक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने अच्छा किया वो निफ्टी रियल्टी थे। लगभग 3% 2.95% अप थे ये। इनमें भी सबसे अच्छा करने वाले किसी स्टॉक की बात करें तो वो ब्रिगेड थे 8.3% के साथ में। उसके बाद ये लोढ़ा थे और प्रेस्टीज ओबेरॉय रियल्टी ये सब थे। और निफ्टी रियल्टी के बाद किसी ने अच्छा किया तो वो निफ्टी फार्मर थे। निफ्टी फार्मा लगभग 2% 1.99%। और इसमें सबसे अच्छा किया है ग्रैन्यूल्स ने 4.39% के साथ। उसके बाद एपीएल लिमिटेड है, डिवीज लैब और फार्मा ये सब है। निफ्टी फार्मा के बाद निफ्टी मेटल थे 1.78%, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.74%, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया ओवरऑल सभी ने अच्छा किया। और जिन्होंने सबसे कम अच्छा किया वो निफ्टी एफएमसीजी थे 0.46%। इसमें रेडको खेतान जिसकी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले वो 5.52% पे थे। और वहीं अगर बात की जाए कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक थे जो 0 से 3% के आसपास में अब थे तो 50 में से 38 स्टॉक आज 0 से 3% अप थे। और 3 से 5% के बीच में 3 स्टॉक थे आज। लेकिन 5% के ऊपर निफ्टी से कोई स्टॉक नहीं गया है। वहीं अगर डाउन साइड में बात की जाए तो 0 से 3% जो स्टॉक डाउन थे उनका नंबर 9 था। 9 स्टॉक थे जो 0 से 3% डाउन थे। 38 थे जो 0 से 3% अप थे और 3 थे जो 3 से 5% अप थे। ये रही बात निफ्टी 50 की। और निफ्टी 50 में अगर यही नंबर देखा जाए तो 3 से 5% तक जो स्टॉक डाउन थे वो सिर्फ एक था। और वो थे टीटीएमएल। और 0 से 3% जो स्टॉक डाउन थे वो थे 90। 0 से 3% जो स्टॉक्स अप थे वो 337 स्टॉक थे। और 3 से 5% अप रहने वाले स्टॉक में 57 थे। और 5% से ज्यादा अप थे 16 स्टॉक। मतलब ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी आज। आज तो ऑडियो नोट आया था, वैसे लास्ट डे हम लोगों ने ऑडियो नोट नहीं डाला था। तो ये निफ्टी के मार्केट और भी एक जनरल सी बातें हैं। और अगर कुछ बात की जाए तो उसमें जैसे आपको याद होगा कल कुछ स्टॉक्स बताए गए थे। उनमें से एक था हिंद रेक्टिफायर। हिंद रेक्टिफायर ये लगभग आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 10% के पास में बोल सकते हैं आप इन्हें। आज की क्लोजिंग इनकी लगभग थी 9.24% पे। लेकिन इन्होंने जो हाई क्रिएट किया है वो था, जस्ट अ मिनट, इन्होंने लगभग 14% का हाई क्रिएट किया था आज। कल इनकी बात हुई थी हिंद रेक्टिफायर, काफी अच्छे थे, नंबर्स भी ठीक ठाक, सब कुछ ठीक, चार्ट भी ठीक, बिजनेस भी ठीक। इन्हीं की कल बात हुई थी और आज इन्होंने ऐसा किया। कुछ दिन पहले गिनी फिलामेंट की बात हुई थी। गिनी फिलामेंट 16 दिसंबर को, शायद जहां तक याद है 16 या 17 दिसंबर को इनकी बात हुई थी। आज ये भी लगभग 6% अब थे, 5.78% अब थे। और इन्होंने जो हाई क्रिएट किया है अगर उसको देखें तो लगभग 10% का हाई क्रिएट किया था इन्होंने भी आज। मतलब आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अब इसमें आपको फिल्टर करना होता है। यहाँ पे वैसे तो डेली 4 5 6 स्टॉक बताए जाते हैं, अब आप सब तो ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा सही नहीं लग रहा है, ये आपको देखना होगा। वैसे इसी से रिलेटेड एक चीज हमें ये बतानी है कि हम जितने भी स्टॉक्स की यहाँ पे बात करते हैं उन सभी से रिलेटेड ट्विटर पे पोस्ट किया जाता है।
उस स्टॉक का चार्ट होगा, बिजनेस के अबाउट थोड़ी सी बातें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, और साथ में वीडियो का लिंक भी होगा। ये चीजें होती हैं, ये आप देखिए ट्विटर पे। ये कल के ऑडियो चैट में भी बताया गया था और आज भी बताया जा रहा है कि ट्विटर पे ये रेगुलर पोस्ट किया जाएगा। पीछे के कुछ स्टॉक शायद बचे होंगे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन अब से रेगुलर आएगा। तो उसमें आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगे, आप उस स्टॉक की पोस्ट पे जाइए, उस पे रिप्लाई कीजिए। आपको स्टॉक में क्या अच्छा लगा, बिजनेस में क्या अच्छा लगा, चार्ट कैसा था, यदि आपने उसको ट्रेड किया तो ट्रेड कैसी थी, अच्छी रही, खराब रही। अच्छी खराब जैसी भी रहे आपको वो बताइए। और साथ में अगर कुछ लर्निंग मिलती है उस ट्रेड से, उस स्टॉक से, उस बिजनेस से, तो वो भी वहां पे शेयर कीजिए। हो सकता है वो बाकी लोगों के भी काम में आ जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपका फायदा तो है ही है, इनडायरेक्टली बाकी लोगों को भी फायदा है जो उस स्टॉक में इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है उन्होंने वो उस लर्निंग पे ध्यान ना दिया हो, तो उनके वो काम आ जाएगी। तो ये बताना था कि ऐसा है, ट्विटर पे पोस्ट करते रहते हैं, चार्ट होता है उसमें जो बिजनेस की बातें होंगी, अच्छे से लिखा होगा, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट में होगा। और कल ईकेसी की भी बात हुई थी, बोरो रिन्यूएबल की बात हुई थी, उनमें उसमें बोरोसिल में बोला गया था कि शायद एक लोअर सर्किट और लग सकता है यहाँ पे। बोरिस में ऐसा बोला गया था कि शायद एक लोअर सर्किट लग सकता है, और इन्होंने वैसे कुछ खास तो नहीं किया आज, बस 2% अप थे, क्योंकि यूजुअली ये स्टॉक सर्किट पे बातें करता है, या अपर सर्किट या लोअर सर्किट। आज उन्होंने वैसे कुछ खास किया नहीं है, 2% अप थे। और वहीं अगर ईकेसी को देखें, ईकेसी की भी बात हुई थी कल। ईकेसी बहुत ही अच्छा कर रहा है, और ये करता रहेगा, ये बाई करने की आपको देगा अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी, जैसे आज भी इन्होंने दिया था 9.15 पे, उसके बाद फिर ये 5% पे लॉक थे। और ये ऐसा रहेगा, बहुत अच्छा बिजनेस है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है। ईकेसी में ऐसा होता रहेगा कि आप सोचेंगे कि ये बहुत बढ़ चुका है, अब इसको नहीं लेते हैं, और ये फिर बढ़ेगा। फिर जब आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो आप सोचेंगे पहले ले लेना चाहिए था, अब तो फिर बहुत बढ़ गया, फिर ये बढ़ जाएगा। अगर ये आज से 1 साल बाद आपको 300-400 के आसपास दिखे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसकी बात की जा चुकी है, इसके बिजनेस की कई बार बात की जा चुकी है। इसका वीडियो भी है, डिटेल्ड वीडियो है, उसमें तो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भी डिस्कशन हुआ था। पूरा रिजल्ट आपके सामने एनालिसिस किया गया था कि कैसे करते हैं। आप देखिए डिटेल में वीडियो है, वैसे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, साथ में वो जो आई बटन होता है वहां तो लगा ही देंगे साथ में। तो ये ईकेसी की बात है कि इसमें फिर से कल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, 9.15 के आसपास फिर से आप खरीद लीजिए। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए 1 साल में अगर ये 300, 350, 400 के आसपास दिखे तो। ईकेसी, बोरोसिल, ये सब काफी अच्छे स्टॉक हैं, सब कुछ बढ़िया है इनमें। ये एक जनरल सी बातें करनी थी जो वो हो गई। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जिन स्टॉक्स को आज के लिए फिल्टर किया गया है। अगर उन स्टॉक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्टॉक जिसकी बात करेंगे, काफी सुना हुआ नाम होगा। यूजुअली हम लोग ज्यादा सुने हुए नाम की बात नहीं करते, लेकिन आज ज्यादातर स्टॉक ऐसे ही हैं जिनके नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, पहले से सुने होंगे। किसी किसी ने भी बताया होगा, ग्रेविटा इंडिया है पहला स्टॉक। इनका जो बिजनेस है वो लेड एलॉय से रिलेटेड बिजनेस है इनका। और इनकी मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 1750 करोड़ है, 1734 करोड़ इनकी मार्केट कैप है, और करंट मार्केट प्राइस 251 रुपए। इनका जो 52 वीक हाई है 255 रुपए का है, वो शायद इन्होंने आज ही क्रिएट किया है। एक मिनट देख लेते हैं। ग्रेविटा, हाँ इन्होंने वो आज ही क्रिएट किया था, 255 रुपए का हाई इन्होंने आज ही क्रिएट किया। और इनका 52 वीक लो जो है वो लगभग 60-61 रुपए के पास है। मतलब आप देखिए 4 गुने पे हो गया है। और स्टॉक की इनका 18 है, 18.1। कुछ खास बात नहीं करते वैसे भी हम लोग पीई की। और डिविडेंड यील्ड इनकी 0.44% है। आरओसी आरओई बहुत ही अच्छे हैं। आरओसी की बात करें लगभग 20%, 19.7%, और आरओई 21.2%। डेट टू इक्विटी इनका 0.98 है।
और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73%। मतलब काफी अच्छी बात है, जो लोग प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं कि 75 के आसपास होनी चाहिए, उनके लिए ये काफी अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी 73% पे है। इनके पास फ्री कैश फ्लो है, मतलब रहा है जो वो 55.3 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रहा है। और पिछले 3 साल की बात करें तो इनके पास लगभग 96 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रहा है। और इनकी वर्किंग कैपिटल 216 करोड़ की है। इनके पास डेट है, ठीक ठाक डेट है, 323 करोड़ का डेट है इनके पास। कंटिजेंट लाइबिलिटी 8.83 करोड़ की है। और इनकी सेल्स 1800 करोड़ की रही है। लास्ट टाइम बात की जाए तो इनकी सेल्स 1800 करोड़ की रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में बात की जाए तो इनकी जो सितंबर 2021 की सेल्स रही हैं, ये अभी तक में हमारे हिसाब से सबसे अच्छी रही है, 546 करोड़ पे। और वहीं दिसंबर 2018 में इनकी सेल्स हुआ करती थी 305 करोड़, जो कि लगातार लगभग बढ़ती घटती रही, कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जून 2021 में 446 करोड़ की सेल्स रिकॉर्ड हुई थी, और सितंबर 2021 में 546 करोड़ की सेल्स। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिसंबर 2018 में 10 करोड़ हुआ करता था, वो अभी 50 करोड़ पे है। और ओपीएम पहले 3% हुआ करता था, जो कि अब 3 गुना हो गया है और अभी करंट में 9% पे है। वहीं अगर इनके पीबीटी की बात करें तो वो 1 करोड़ हुआ करते थे दिसंबर 2018 में, और करंट 42 करोड़ में। इनका नेट प्रॉफिट पहले 0 हुआ करता था, वो अभी 37 करोड़ है। ईपीएस की बात करें तो वो पहले 5 पैसे हुआ करता था, दिसंबर 2018 में 5 पैसे का ईपीएस हुआ करता था। बीच में ये निगेटिव हुआ, 8 पैसे निगेटिव गए इनके मार्च 2019 में, फिर ये लगातार लगभग बढ़ते रहे। और सितंबर 2021 की बात करें तो इनका 5 रुपए 35 पैसे का ईपीएस है। नहीं, अगर एनुअली बात की जाए सेल्स की, तो मार्च 2010 में इनकी सेल्स हुआ करती थी 160 करोड़ की, लगभग 160 159 करोड़ पे। और मार्च 2021 में इनकी सेल्स थी 1410 करोड़, और करंट में बात की जाए तो 1805 करोड़ की सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2010 में 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, और मार्च 2021 में 115 करोड़ पे था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और करंट में 162 करोड़। वहीं अगर ओपीएम की बात की जाए तो करंट में 9% ओपीएम है, जो पहले से थोड़ा सा घट गया है, 2% का डाउन है। मार्च 2010 में 11% हुआ करता था, और करंट में 9% है। वैसे मार्च 2021 में 8% पे पहुंच गए थे, वहां से अभी करंट में 1% का इंक्रीमेंट है। और पीबीटी की बात करें तो 17 करोड़ हुआ करता था मार्च 2010 में, करंट में 114 करोड़ पे है। और नेट प्रॉफिट इनका 12 करोड़ हुआ करता था मार्च 2010 में, करंट में ये 96 करोड़ पे। इनका ईपीएस मार्च 2011 में 2 रुपए 17 पैसे हुआ करता था, बीच में जो घटा और 97 पैसे पे भी पहुंचा था मार्च 2015 में। और मार्च 2021 का ईपीएस 7 रुपए 60 पैसे पे था, करंट में इनका ईपीएस 13 रुपए 87 पैसे, जो कि अच्छी बात है। और बैलेंस शीट की बात करें तो इनकी शेयर कैपिटल लगभग सेम सी रही है, मार्च 2010 में 10 करोड़ हुआ करती थी, उसके बाद 2011 में बढ़ाया इन्होंने 14 करोड़ पे किया, और तब से वो कांस्टेंट है मार्च 2011 से लेकर के सितंबर 2021 तक, कोई चेंज नहीं है इसमें, 14 करोड़ पे ही है। रिजर्व्स इनके बढ़े हुए हैं, पहले 19 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे, वो अभी 315 करोड़ पे हैं। इनकी टोटल लायबिलिटीज पहले 69 करोड़ की हुआ करती थी, करंट में वो 909 करोड़ की टोटल लायबिलिटीज है। और कैश फ्लो की बात करें तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 2010 में निगेटिव हुआ करता था, माइनस में 14 करोड़ हुआ करता था इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, करंट में जो कि 77 करोड़ पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो वो अभी 80 दिन की कैश कन्वर्जन साइकिल है, और आरओसी की पहले ही बात हो चुकी है, 20% पे आरओसी है इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73% स्टेक इनकी प्रमोटर के पास है, जिसमें से लगभग 48% रजत अग्रवाल इनके प्रमोटर है, उनके पास है। एफआईआईज और डीआईआईज के पास कुछ खास नहीं है, डीआईआईज के पास 0%, एफआईआईज के पास 0.86% स्टेक है। पब्लिक के पास 24.14% स्टेक है, जिसमें से अतुल कुच्छल इनके पास 2.14% स्टेक है, मतलब लगभग 22% पब्लिक के पास है। वहीं अदर्स के पास 2% स्टेक है, और ये योगदत्त शर्मा है, ट्रस्टी ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेविटा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये थी इनके नंबर्स की बात। अब इसके चार्ट की बात करें तो आज स्टॉक लगभग 10% अप था, 10 से ज्यादा ही अप था, 10.2% अप था।
और इनकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 250 रुपए 65 पैसे। और अगर इनके वीकली चार्ट की बात करें तो चार्ट बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, एक्सटेंडेड स्टॉक है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी इसी महीने पे काफी बढ़ चुके हैं, ये 30% लगभग 28.44% बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ट अच्छा लग रहा है। और जैसे मंथली पे बात करें तो इनका जो आईपीओ आया था वो नवंबर महीने में आया था 2010। तभी इनका ओपनिंग प्राइस था 36 रुपए और इन्होंने हाई बनाया था 54 का, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। उसके अगले 2-3 महीने में इन्होंने सारे गेन्स खो दिए और फिर वहां से स्टॉक ऊपर आया, और ऊपर आते हुए इन्होंने एक हाई क्रिएट किया अप्रैल के आसपास में, सॉरी, हाई क्रिएट किया जुलाई 2012 में, जो कि हाई था 186 रुपए का। और फिर वहां पे 4-6 महीने इन्होंने कुछ खास नहीं किया, और फिर 2013 में स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया, और ये 2 महीने में फरवरी 2013 में 46% और उसके बाद मार्च 2013 में अगेन 65% के आसपास गिर गया। उन्होंने एक लो क्रिएट किया वहां पे जुलाई 2013 पे 19 रुपए के आसपास में, वहां से फिर स्टॉक बॉटम डन और फिर रिवर्स किया, और अपसाइड जर्नी इनकी कंटिन्यू हुई और थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए। फिर अक्टूबर 2014 में एक हाई क्रिएट किया इन्होंने 90 रुपए का, वहां से फिर से स्टॉक डाउन साइड पे आया। और 2016 में इन्होंने जून 2016 में फिर से एक लो क्रिएट किया। ये लो था इनको 14 रुपए 25 पैसे का। इसके बाद फिर स्टॉक ने पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा, और 2016 जून से लेकर के अप्रैल 2018 तक इनकी वन वे जर्नी चलती रही। जो स्टॉक वहां पे 14 रुपए पे था, वो स्टॉक बढ़ करके 150 पे पहुंच गया, सॉरी 196 पे पहुंच गया। मतलब आप देख सकते हैं अच्छी खासी जर्नी दी इन्होंने जून 2016 से लेकर के अप्रैल 2018 तक में। उसके बाद स्टॉक फिर से गिरा, यार सी बात है 2018 है, कुछ तो हो गया ऐसा। उसके बाद स्टॉक कुछ खास नहीं किया, और अभी फिर करंट में देखे तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे। आशा है अच्छा करेगा, बाकी देखते हैं। और अगले स्टॉक जिनकी हमें बात करनी थी वो स्टॉक है टनला। टनला सॉल्यूशंस इनका पुराना नाम था, करंट नाम है टनला प्लेटफॉर्म। इनका जो बिजनेस है वो क्लाउड कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस है। मतलब ये क्या करते हैं, बिजनेस एक जैसे कोई भी एक बिजनेस है उसको एक कस्टमर्स और उनके रेसिपिएंट से कम्युनिकेशन का इनका बिजनेस है, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप है इनका। इनकी करंट मार्केट कैप जो है वो लगभग 26,000 करोड़ है। 26,222 करोड़ रुपए इनकी करंट मार्केट कैप है। और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1920 रुपए है इनका करंट प्राइस। 1920 रुपए है, और इनका 52 वीक हाई जो है वो 2028 रुपए है, और 52 वीक लो जो है वो 570 रुपए, मतलब लगभग 3.5 to 4 टाइम्स है। और स्टॉक पी 60 है, बहुत ही ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू इन्वेस्टर्स, लेकिन हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है। डिविडेंड यील्ड इनकी 0.1% है। आरओसीई और आरओई बहुत ही अच्छे हैं। आरओसीई की बात करें 52% आरओसीई है इनका। आरओई 44.6%, बहुत ही अच्छा है इनका। डेट टू इक्विटी 0.04। प्रमोटर होल्डिंग 42.5%, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कम है बाकी लोगों के देखने के हिसाब से, बट हमें उससे खास फर्क नहीं पड़ता। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो इनके पास लास्ट ईयर 529 करोड़ का फ्री फ्री कैश फ्लो रहा है, और पिछले 3 साल की बात करें तो 613 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रहा है। डेटा है इनके पास 37-38 करोड़ का लगभग डेटा, जो कि मार्केट कैप को देखते हुए कुछ खास नहीं लग रहा। पिछले 10 साल का इनका जो पी हुआ करता था वो 18 हुआ करता था, और कंटिजेंट लाइबिलिटी इनके पास 44.6 करोड़ की है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो इनकी जो करंट सेल्स हैं सितंबर 2021 की वो 842 करोड़ है, जो कि दिसंबर 2018 में 282 करोड़ हुआ करती थी। वहां से बढ़कर के सितंबर 2021 में 842 करोड़ पे आ गई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2018 में 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि करंट में लगभग 180 करोड़ पे पहुंच गया है, 179 करोड़। वहीं अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएम पहले 10% हुआ करता था, और सितंबर 2021 में ओपीएम 21% पे आ गया। वहीं अगर पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिसंबर 2018 में 9 करोड़ हुआ करता था, बीच में ये निगेटिव हुआ जून 2019 में -119 करोड़,
उसके बाद कुछ टाइम तक निगेटिव रहा और करंट में 171 करोड़ पॉजिटिव में है। और नेट प्रॉफिट इनका 10 करोड़ हुआ करता था दिसंबर 2018 में, करंट में 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इनका ईपीएस दिसंबर 2018 में 88 पैसे का हुआ करता था, जो कि करंट में 10 रुपए 1 पैसे का हो गया। वहीं अगर एनुअली बात करें तो इनकी सेल्स 2010 मार्च में 366 करोड़ की हुआ करती थी। मार्च 2021 में जो कि 2341 करोड़ पे पहुंच गई थी और करंट में 2771 करोड़ पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 110 करोड़ हुआ करता था मार्च 2010 में, और करंट की बात करें तो 574 करोड़ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओपीएम इनका करंट में 21% पे है और मार्च 2019 में ये 19% था। और इनके पीबीटी की बात करें तो मार्च 2010 में 27 करोड़ का पीबीटी था, करंट में 547 करोड़ पे है। इनका ईपीएस 2010 में 2 रुपए 74 पैसे पे हुआ करता था, बीच में निगेटिव में 15 रुपए 51 पैसे तक गया था। अभी ये करंट में बात करें तो 32 रुपए 10 पैसे का ईपीएस है। मार्च 2021 में 26 रुपए 18 पैसे का ईपीएस हुआ करता था। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल इनकी 2010 से लेकर के 2016 तक कांस्टेंट रही है 10 करोड़, उसके बाद इन्होंने इंक्रीमेंट किया। 2017 में 11 करोड़ थी, 2018 में भी 11 थी, उसके बाद 2019 में 12 करोड़, फिर 15 करोड़ पे गई 2020 में, और 2021 मार्च से अभी तक 14 करोड़ पे ही है। रिजर्व्स इनके लगभग सेम से रहे हैं, 927 करोड़ हुआ करते थे मार्च 2010 में, और अभी भी ये 1029 करोड़ पे ही है। इनके अगर टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 1001 करोड़ हुआ करती थी, जो कि करंट में 2056 करोड़ पे पहुंच गई है। और कैश फ्लो की बात करें तो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हुआ करता था वो मार्च 2010 में 101 करोड़ हुआ करता था, बीच में ये घटा और घट करके 32 करोड़ तक पहुंचा मार्च 2018 में। मार्च 2019 में निगेटिव में 30 करोड़ हुआ करता था, फिर 2020 में वापस से ये 230 करोड़ पॉजिटिव हुआ, और मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पे 561 करोड़ पॉजिटिव में है। और इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल जो पहले मार्च 2010 में 171 दिन की हुआ करती थी, वो अब 58 दिन की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा पहले भी बताया है कि 42.51% स्टेक प्रमोटर के पास है। दिसंबर 2018 में 33.92% स्टेक हुआ करती थी प्रमोटर के पास, लगभग 34%। वो अब बढ़कर के 42.51% पे आ गई सितंबर 2021 में। एफ को काफी पसंद है स्टॉक, 13.41% स्टेक एफ के पास है, जिसमें से स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनके पास अकेले लगभग 7% स्टेक है, 6.79%। और ये अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस इनके पास 1.24% है, डीआईआई के पास 1.57% स्टेक है, और पब्लिक के पास 42.51% स्टेक है। इसमें काफी नाम है, ठीक है, 3 4 5 लगभग 10% आप स्टेक देंगे तो वो फिक्स है, मतलब लगभग 32% स्टेक पब्लिक के पास बचती है। अगर इनके चार्ट की बात करें तो जस्ट अ मिनट, टनला प्लेटफॉर्म्स, टनला प्लेटफॉर्म्स क्या, आज स्टॉक 5% अप था। इनकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 1919 रुपए 90 पैसे पे, हम एनएससी की बात कर रहे हैं अभी। स्टॉक काफी अच्छा है, वीकली पे आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक इनका कंसोलिडेशन चल रहा था। ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2020 से, और जो कि अभी इंड हुआ है अक्टूबर 2021 में, मतलब लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा करना स्टार्ट किया और करंट में बहुत ही अच्छा कर रहा है। अगर इसकी मंथली चार्ट की बात करें तो स्टॉक का आईपीओ आया था 2007 में, जनवरी 2007 को आईपीओ आया था। 176 रुपए पे ओपनिंग हुई थी इनकी, और इन्होंने हाई बनाया था 211 रुपए का सेम मंथ पे। उसके बाद स्टॉक अपसाइड था, अपसाइड पे मूव करता रहा, और दिसंबर 2007 में इन्होंने एक हाई क्रिएट किया 366 रुपए का, वहां से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया, और मार्च 2009 में इन्होंने एक लो क्रिएट किया 20 रुपए 15 पैसे का, स्टॉक रिवर्स हुआ। फिर 2 3 महीने इन्होंने अच्छा किया, उसके बाद फिर से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया, और इस बार इन्होंने लो जो क्रिएट किया वो लो था अगस्त 2013 में 2 रुपए 30 पैसे का। अगस्त 2013 में 2 रुपए 30 पैसे का इन्होंने लो क्रिएट किया। यहाँ पे इन्होंने बॉटम बनाया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया 2 4 महीने, फिर स्टॉक ने अच्छा करना स्टार्ट किया। इसके बाद स्टॉक अपसाइड जर्नी पे चलता रहा, और फिर दिसंबर 2015 पे
इन्होंने एक हाई क्रिएट किया 51 रुपए का। उसके बाद 4-6 महीने स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया, वो अप्स एंड डाउन थोड़े थोड़े चलते रहे। फिर वैसे 4-6 महीने गया ये लगभग, बात करें तो दिसंबर जनवरी 2016 से लेकर के मार्च 2019 तक स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया। फिर थोड़ा सा मूव आया अप साइड में, डाउन हो गया, और स्टॉक अच्छा करना स्टार्ट किया था जुलाई 2020 से। जून 2020 में स्टॉक ने हाई बनाया 75 रुपए के आसपास, 74 रुपए 55 पैसे, वहां से स्टॉक वन वे जर्नी स्टार्ट हुई इनकी। और वन वे जर्नी बहुत ही अच्छी थी इनकी, मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है एक्सटेंडेड है, बीच में छोटा सा बेस बनाया है इन्होंने, तो थोड़ा सा ध्यान रखें स्टॉक का, मतलब थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है ये, ध्यान रखें इसका। तो ये था टनला, और नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हमें बात करनी है वो स्टॉक है ईसाब इंडिया। वैसे ये प्रो ट्रेड भी रही है हमारे लिए, मतलब इसकी ट्रेड जो दी गई थी, सही से अगर हमें याद है तो अगस्त महीने में इसकी ट्रेड दी गई थी, 13-14 अगस्त के आसपास ट्रेड दिया गया था। तब ये कुछ 1950 1980 ऐसा कुछ हुआ करता था शायद, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद हाँ ऐसा ही हुआ करता था चार्ट पे। हाँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस तब दिया गया था 1766 रुपए का, 1766 रुपए के स्टॉप लॉस दिया गया था, 13 अगस्त को शेयर किया गया था 1930 रुपए पे। वहां से स्टॉक ने 63% किया, हाई बनाया जो 63% का हाई था, और करंट में लगभग 58% पे चल रहा है, मतलब स्टॉक काफी अच्छा किया। हिसाब इंडिया, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बन चुका है, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और हिसाब इंडिया के अगर बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस जो है वो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है। और नंबर्स में बात करें तो इनकी मार्केट कैप लगभग 4600 करोड़ है, 4593 करोड़ इनकी मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 3019 रुपए का इनका करंट मार्केट प्राइस है। और इनका जो 52 वीक हाई है वो 3150 रुपए है, 52 वीक लो 1701 रुपए है। स्टॉक पी लगभग 59 है, 58.6, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड डील की बात करें 1.46% का डिविडेंड देते हैं ये। आरओसी आरओई इसके भी ठीक ठाक है, मतलब आरओसी काफी अच्छा है 26.8%, आरओई लगभग 20%, 19.5। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है 73.7% के साथ में। डेट टू इक्विटी इनका 0.01 है। और इनके पास कैश फ्लो की बात करें तो लगभग 62 करोड़ का कैश फ्लो रहा है लास्ट ईयर। और पिछले 3 साल की बात करें तो 156 करोड़ का कैश फ्लो रहा है। इनके पास डेट है लगभग 2 करोड़ 14 लाख का डेट है, जो कि कुछ खास लग नहीं रहा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इनकी जो सेल्स हैं सितंबर 2021 में वो 221 करोड़ की सेल्स रही हैं, वहीं दिसंबर 2018 में 152 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ का हुआ करता था दिसंबर 2018 में, और सितंबर 2021 में 32 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। इनके ओपीएम की बात करें वो पहले 9% हुआ करता था दिसंबर 2018 में, जो कि करंट में 15% पे है, जो कि अच्छी बात है। और इनके अगर पीबीटी की बात करें दिसंबर 2018 में 17 करोड़ था, करंट में 34 करोड़ पे है। इनके ईपीएस की बात करें तो दिसंबर 2018 में 7 रुपए 50 पैसे का ईपीएस हुआ करता था, जो कि अभी 15 रुपए 37 पैसे पे है। और अगर एनुअली बात करें तो इनकी सेल्स दिसंबर 2009 में 410 करोड़ की हुआ करती थी, जो मार्च 2021 में 681 करोड़ पे थी, और करंट में 793 करोड़ की सेल्स है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 करोड़ हुआ करता था दिसंबर 2009 में, और करंट में 109 करोड़ पे है। और इनके अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगभग 43 रुपए हुआ करता था दिसंबर 2009 में, और करंट में वो लगभग 51 रुपए पे है। ठीक है नंबर। बैलेंस शीट की बात करते हैं, इनकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कांस्टेंट रही दिसंबर 2009 से लेकर के सितंबर 2021 तक 15 करोड़। रिजर्व्स इनके बढ़े हुए हैं, 152 करोड़ हुआ करते थे दिसंबर 2009 में, और करंट में लगभग 250 करोड़ है, 249 करोड़ पे। इनकी टोटल लाइबिलिटीज दिसंबर 2009 में 228 करोड़ की हुआ करती थी, सितंबर 2021 में जो कि 397 करोड़ की है। कैश फ्लो की बात करें तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिसंबर 2009 में भी 72 करोड़ का हुआ करता था, जो कि बीच में घट गया था मार्च 2015 में, 16 करोड़ तक पहुंचा था, और करंट मार्च 2021 में वापस से 72 करोड़ पे ही है। इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो वो अभी 34 दिन की है। आरओसी 27% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास लगभग 74% स्टेक है, 73.72%। एफ आई आई के पास 0.09%, डीआईआई के पास
13.53% है, जिसमें से SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, इनके पास अकेले 9.61% की स्टेक है। गवर्नमेंट के पास 0.40% की स्टेक है, और पब्लिक के पास लगभग 12.26% की स्टेक है। इनके चार्ट की बात करें तो ईसाब इंडिया, इनके चार्ट की बात करते हैं। आज आज ये स्टॉक लगभग 3.5% अप था, 3.4%। 3.4% स्टॉक अप था, और क्लोजिंग हुई है लगभग 3,019 रुपए के पास में। अभी पिछले 2-3 दिन से स्टॉक डाउन चल, सॉरी, पिछले एक वीक में डाउन चल रहा था, और करंट में ठीक कर रहा है स्टॉक। इनके अगर मंथली चार्ट की बात करें तो इनका जो आईपीओ आया था वो 2000 सॉरी 1999 में आया था। जनवरी 1999 में इनका आईपीओ आया था। 43 रुपए 85 पैसे पे इनका आईपीओ आया था। वहां से स्टॉक कुछ महीने कुछ खास किया नहीं, उसके बाद स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया, और मई 2000 में इन्होंने एक लो क्रिएट किया वहां पे। मई 2000 में लो था इनका लगभग 18 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे का। फिर स्टॉक ने टाइम पास किया काफी ज्यादा, मतलब 2000 से लेकर के 2004 तक कुछ खास नहीं किया, और 2004 में इन्होंने जुलाई 2004 में इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, वन वे जर्नी। जुलाई 2004 में स्टॉक हुआ करता था लगभग 33-34 रुपए का, हाई था इनका 52 रुपए का। वहां से स्टॉक कुछ ही महीनों, मतलब बात करें तो नवंबर 2005 में 315 रुपए का हो गया। इनका हाई है 315 रुपए 85 पैसे का। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा किया स्टॉक में। उसके बाद फिर से स्टॉक टाइम पास करता रहा, कुछ खास नहीं, ऊपर नीचे वैसा ही करता रहा। अभी भी मतलब आप बात करें तो अप्रैल 2006 से लेकर के जुलाई 2017 तक स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपसाइड पे आता रहा, मतलब एक महीने ऊपर जाता, 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा करके उसे कवर करता है, ऐसा करके। लेकिन करंट में देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। करंट में चार्ट देखेंगे आप, मंथली चार्ट भी अच्छा है। वीकली चार्ट की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बीच में थोड़ा सा इसके पिछले वाले वीक में हाई क्रिएट किया था लगभग 3150 का। अभी वो आशा है कि अगले 1-2 वीक में वो क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ से 30-40% आराम से कर सकता है। जैसा कि बताया है कि ये प्रो ट्रेड थी। हमारा आइडिया ये नहीं होता है कि हमने कुछ बताया है आपको। जैसे हिसाब इंडिया की बात करें, कैसे की बात करें, इन दोनों की, हमारा आइडिया ये नहीं होता कि हम आपको कोई एक स्टॉक बताते हैं, उसमें एक स्टॉप लॉस होता है। अगर किसी में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है तो 15% का स्टॉप लॉस आपने रख लिया, 30-40-50% कमा लिया। ये आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि हम इसको जो बता रहे हैं, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि हमने इसे क्यों बताया? क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसे ही क्यों लेना है? आप इन चीजों पे देखिए, आप इन चीजों को सोचिए, इन चीजों को खोजने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ही क्यों किया जाता है। यही स्टॉक्स घूम घूम के क्यों बातें हो रही हैं, हिसाब इंडिया, ईकेसी, बोरोसिल। कुछ अच्छा होगा, आपको देखना पड़ेगा। पैटर्न बिजनेस कुछ भी हो सकता है वो, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ये हमारी तरफ से था, ये आज का सेशन था। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम सबको स्पीकर बना दे रहे हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सबको स्पीकर बना दिया है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, ओके, धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है। यस, बोलिए। एक्चुअली फ्यू डेज बैक हमने जब डिस्कस किया था अभी सेमीकंडक्टर के बारे में, तो अ, आपने बताया एक था इस, मॉस चिप के बारे में। हाँ, मॉसिप की बात हुई थी। तो बट वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो यार हाँ। जब से मतलब ये अनाउंसमेंट हुई है तब से ये सर्किट पे सर्किट चल रहा है। हम्म। एवरी डे 5%, 5%। हम्म। तो ये अभी अगर इसमें इन कर सकते हैं रैली में कि ये लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर रोज इसको देखता हूँ पर इसमें एंट्री नहीं कर पा रहा मैं, मतलब सोचता ही रहता हूँ। वैसे इसी चीज की बात तो हम कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। आपको ना किसी भी भागते हुए घोड़े पे पैसे नहीं लगाने होते। मतलब पैसे लगाने होते हैं भागते हुए घोड़े पे, लेकिन तब लगाना होता है जब वो घोड़ा खड़ा हो या धीरे धीरे चल रहा हो। अब घोड़ा 120 की स्पीड पे भाग रहा है, आपको उस पे बैठना है, क्या गारंटी कि आप सही से बैठ पाएंगे? हो सकता है आपने स्टॉक पे एंट्री ली और वहां से वो रिवर्स कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसी की बातें हो रही कई दिन से।
देखो ये जो है ना, मॉस्चिप में जो है 16 अप्रैल का जो हाई है, और फिर 14 जुलाई का जो हाई है, और फिर जो अभी का हाई है, ठीक है, ये सब एक ट्रेंड लाइन में आएगा, स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। सो वो एक रेजिस्टेंस है। और अब लेकिन समस्या ये है कि ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का वैसे मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो एरिया, है ना। पहली बात तो रेजिस्टेंस कभी पॉइंट नहीं होता, सपोर्ट कभी पॉइंट नहीं होता, वो एरिया होता है, जोन होता है ना, एक प्राइस जोन होता है। अच्छा, प्राइस जोन का क्या मतलब है? क्योंकि जैसे एक इंसान है, इंसान क्या होता है, आप उसको स्ट्रिक्टली थोड़ी नहीं डिफाइन कर सकते किसी इंसान को कि भाई ये है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप ये डिफाइन करने के बाद भी एक इंसान का पर्सनालिटी होता है, ऑरा होता है, ट्रेट होता है, वैसे नंबर्स के साथ भी होता है। नंबर्स डोंट हैव वन लाइक पॉइंट, तो है ना। सो उसके आसपास का एरिया है ना, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द होल थिंग, है ना। तो अभी कभी इतना स्ट्रिक्ट कभी किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए कि 99.85। तो अब 99.85 के नीचे गया तो है ना, सपोर्ट टूट गया, और है ना, और गड़बड़ हो गई। ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट तरीका नहीं होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई ये अब जो है सपोर्ट टूट गया, है ना। तो अब ठीक है, 99.85 है तो पॉसिबली 99 रख लो, है ना, या 98 रख लो, जैसी समझ में आए। खैर, तो अभी जो है ये एकदम रेजिस्टेंस पे है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये अभी सर्किट लगा रहा है। सर्किट मतलब होता है हाई इमोशंस, राइट। अब सर्किट में वॉल्यूम एकदम अगर जब कम होते जाते हैं, वो उतना ही साइन होता है कि सर्किट उतना स्ट्रांग होता जा रहा है, वो चाहे गिरने वाला हो चाहे उठने वाला हो, ठीक है। अच्छा, गिरने वाले सर्किट में क्या होता है कि अगर अच्छी मार्केट चल रही है तो उसमें थोड़े समय में वो जो है रुक जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। अच्छा, वो जब रुकता है उसके पहले वॉल्यूम बढ़ते हैं। सर्किट में हमेशा ये होता है। आज थोड़ी सर्किट की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो सर्किट में क्या होता है कि जब भी उसमें डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसका कैरेक्टर वही होगा, विच इज कि वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो डायरेक्शन चेंज होने के पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, हमेशा ऐसा होगा। तो बस आपको उसमें एक नजर रखना है कि वॉल्यूम तो नहीं बढ़ गया कहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो बहुत हद तक ये संभव है कि जो उसकी पहले की दिशा थी वो बदल जाएगी। अगर वो ऊपर जा रहा था अपर सर्किट में, तो शायद अब लोअर सर्किट या थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। अब अगर नीचे आ रहा था लोअर सर्किट में और वॉल्यूम बढ़ने लगे, तो संभावना है कि जो है शायद बॉटम बन गया, और अब या तो यही टाइम पास करेगा, या ज्यादा तेजी से सेंटिमेंट बदला तो शायद अपर सर्किट लगने लगे, ये भी संभव है। तो ये हो गया सर्किट में। अब सर्किट में क्या होता है कि कैंडल फिर कैसी बनती है सर्किट की, वो एक डैश टाइप बनता है, हाइफन, राइट। एक मतलब एक लाइन, है ना। मतलब जितने पे खुला उतने पे क्लोज हुआ, वही ओपन था वही हाई था। तो अगर आज की कैंडल देखोगे मॉसचिप टेक्नोलॉजीज की, तो 75 रुपए 85 पैसे पे है, ठीक है। अब वो 75 रुपए 85 पैसे, वही ओपन है, वही हाई है, वही लो है, वही क्लोज है। तो अब इसकी कैंडल बनाओगे तो क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा कैंडल में, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, मतलब अब ये कैंडल जल गई है, बस उतना ही बचा है ना, आखिरी में जो बचता है नीचे। तो ये जो पॉइंट है, हाइफन। अब लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सर्किट होते हैं वो बाय डेफिनेशन सिर्फ हाइफन होते हैं, और वॉल्यूम उसमें घटता जाता है। जितना वॉल्यूम घटता जाए और हाइफन बनते जाए, वो उतना स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। अब लेकिन दूसरे टाइप की भी कैंडल होती है सर्किट में, टी टाइप की, है ना। तो मतलब उसमें क्या होता है, या तो टी होगा या तो उल्टा टी होगा, है ना। उसमें क्या होता है कि भाई क्लोज वहां पे हुआ, या तो वो ओपन था, और या जो है क्लोज वहां पे होगा जहां पे हाई था और या लो था दिन का, ठीक है। तो अगर हाई पे क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है कि पहले ओपन हुआ तो सर्किट पे था, अपर सर्किट पे, और फिर दिन में सेलिंग आ गई, है ना। अब कुछ भी वजह हो सकती है, कोई आदमी डिसाइड करे कि भैया हमारे पास बहुत जाता है, भाई सर्किट लगा रहा है ऊपर, पता नहीं कौन नीचे आ जाए। या कोई ये डिसाइड करे कि भाई बहुत कमा लिए, या किसी की बेटी की शादी है, हमें क्या पता, है ना। किसी को कार खरीदनी है, हमें क्या पता है। किसी को मॉलडीव्स जाना है वेकेशन पे, हमें क्या पता। तो भाई उनको बेचना है, वो आए, उन्होंने बेच दिया। अब वो बेचेंगे। अब चूंकि सर्किट पे है एक स्टॉक, इसका मतलब थोड़ी कि वहां पे इनफाइनाइट ऑर्डर्स पेंडिंग है, नहीं। उसकी भी तो कोई एक नंबर होगी ना कि भाई इतने लोग वहां पे पड़े हैं। अब जितने भी लोग वहां पे पड़े हैं, जितने भी लोग वहां पे पड़े हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में, बाई में, अगर उससे ज्यादा सेलिंग आ जाए, तो फिर क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा।
कई बार ऐसा होता है कि उससे ज्यादा सेलिंग नहीं आती, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सेलिंग आती है और वो सिग्निफिकेंट होती है। तो मान लेते हैं 5 लाख ओपन ऑर्डर्स हैं और कोई आदमी आता है और फटाक से 2.5 लाख ऑर्डर जो है लगाता है और बेच देता है। तो कुछ जो लोग हैं जो सिस्टम से ट्रेड करते हैं, है ना, मतलब इंसान नहीं बैठा होता, एल्गोस ट्रेड करती हैं, सो दे आल्सो टेक केयर ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो अब ऑर्डर फ्लो में उनको क्या पता चलेगा कि 5 लाख ओपन ऑर्डर थे, सडनली 2.5 लाख ऑर्डर बचे क्योंकि 2.5 लाख चले गए, है ना, फिल हो गए ऑर्डर। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उनके पास ऑलरेडी पोजीशन है लॉन्ग उसमें, तो वो कहेंगे कि यार शायद रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि कोई जो बड़ा एक इंसान है वो बेच रहा है, तो प्रॉब्ली दे विल आल्सो स्टार्ट सेलिंग। अब वो जब 2.5 लाख जो बचे थे वो लेके चले जाएंगे क्योंकि दे गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 2.5 लाख सेल ऑर्डर, उसकी वजह से ये बेचने आ जाएंगे। और फिर जब ये 2.5 लाख खत्म हो गए तो वो फिर छोटे छोटे जो और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही खुद से देखते हैं ना मैनुअली कि क्या चल रहा है, दे विल आल्सो स्टार्ट सेलिंग। उसकी वजह से कई बार होता है कि स्टॉक जो है नीचे आ जाता है, कई बार तो इतना नीचे आता है कि लोअर सर्किट पे पहुंच जाता है सेम डे पे, ठीक है। लेकिन फिर कोई एक बिग इनफ बायर आएगा और वो जो है लेके चला जाएगा, और उसकी वजह से जब वो सेल ऑर्डर खत्म हो जाएंगे जो पेंडिंग सेल ऑर्डर थे, और फिर थोड़ी सी बाइंग आएगी तो वो वापस अपर सर्किट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसी हालत में जो कैंडल बनेगी वो बनेगी टी, क्योंकि उसका जो ओपन है, ठीक है, उसका जो ओपन है वही उसका हाई है और वही उसका क्लोज है। तो लो बस एक पॉइंट है जो अलग से, उसकी वजह से उसका बॉडी कैसा होगा, एक मात्र एक डंडी है ना सीधी, और उसमें एक हाइफन ऊपर होगा, तो दैट इज टी। इसका उल्टा पॉसिबल है जब लोअर सर्किट लगता है कि है ना स्टॉक जो है नीचे ही खुला, ठीक है, और वही उसका लो था, फिर ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया कहीं पे। अब वो ऊपर कितना जाता है वो सवाल नहीं है, हो सकता है अपर सर्किट तक जाए या ना जाए या जीरो तक जाए, वटेवर, बट वो वापस बंद वहीं होता है जहां पे खुला था और वही उसका डे का लो है, तो वो इनवर्स टी बन जाएगा। जो ये टी वाले एरिया होते हैं बाय डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। जो आपकी हाइफन कैंडल सर्किट्स में उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे टी कैंडल्स में होगा, वो चाहे इनवर्स टी कैंडल होगा ना, तो आप समझ रहे हैं। तो जो ये टी कैंडल्स हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का इंटरेस्ट ज्यादा था। अब वो क्या होगा वो डिपेंड करता है कैसे सिचुएशन है, बट आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल बड़ी अच्छी होगी वहां पे, तो वॉल्यूम का इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक उस एरिया में घूम रहा होगा, अब वो चाहे नीचे से जा रहा होगा तो ऊपर की तरफ मिलेगा उसको, ऊपर जो टी वाले एरिया है, और अगर उसका उल्टा है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई एक स्टॉक है वो सर्किट लगाते लगाते गया ऊपर गया और फिर ऊपर से जाके गिरने लगा। अब वो गिरने लगा चाहे सर्किट में गिरे चाहे नॉर्मली गिरे, हो सकता है सर्किट में ही गिरे। जनरली सर्किट वाले स्टॉक सर्किट में ही चलते हैं, तो वो ऊपर भी सर्किट में जाते हैं नीचे भी सर्किट में आते हैं जनरली। तो अगर जब सर्किट में नीचे आएगा तो वो रुकेगा कहाँ, आप उसका सपोर्ट कहाँ खोजेंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अब ये मॉस्टिप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कंसेप्ट की, और फिर इसको अभी अप्लाई करेंगे मॉस्टिप में कि कहाँ खरीदना है, जो कि ओरिजिनल सवाल है कि खरीदें कहां इसको। तो वो जो टी बने हैं पहले, ठीक है, तो वो जो पहले टी बने हैं वो एरिया सपोर्ट की तरीके काम करने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं। वजह ये है क्योंकि प्रीवियसली जब वो वहां पे प्राइस था तो वहां पे बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदा है बेचा है, तभी तो वो टी वाली कैंडल बनी। टी वाली कैंडल बाय डेफिनेशन बनती तभी जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, उसके लिए बिना वॉल्यूम के वो वैसी कैंडल बनी नहीं सकती। तो अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वहां पे तो उस एरिया में बाइंग और सेलिंग का इंटरेस्ट काफी ज्यादा। अब चूंकि स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, संभावना इसकी ज्यादा है। तो जो टी वाले एरिया होते हैं जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा होता है सर्किट में, तो आप आशा कर सकते हैं कि उस एरिया में आपको शायद खरीदने का मौका मिल जाएगा, और या तो वहीं से रिवर्स कर जाएगा या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, अंडर कट करेगा और वहां से रिवर्स करेगा। तो अब जैसे मॉस्टिप की बात करें, अब देखिए इसमें मॉस्टिप में दिक्कत क्या है कि जो आज का वॉल्यूम बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अब ये वॉल्यूम इतने कम पे अगर अपर सर्किट लगता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई अपर सर्किट और लगा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अभी इसको खरीदना खतरे से खाली नहीं। इसको अगर ये कल फिर सर्किट लगाता है तो इसको नहीं लेना, ठीक है। अब बात समझिए, अगर ये सर्किट लगाता है कल अपर सर्किट, नहीं खरीदना है इसको, ठीक है। अब अगर ये नीचे आने लगता है कल ही, अगर कल ही नीचे आने लगा तब तो फिर हो सकता है वो काफी नीचे मिल जाए ना। तो अगर कल नीचे आने लगेगा तो करीब 55 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 48 तक करीब खरीद सकते हैं, ठीक है। 55 रुपए से 48 तक करीब खरीद सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। सर्किट में एक ये भी समस्या है कि वो सेंटिमेंट ड्रिवन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हावी है उस पर। तो उसमें आप नॉर्मल 15% का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, मोस्ट लाइकली आप पहले ट्रेड से बाहर फेंके जाएंगे।
और फिर ट्रेड करेगा वही जो आपने ओरिजिनली सोचा था। जिसमें आप जो है थोड़ा एक रेंज बना के करिए। अच्छा, एक और चीज़, सर्किट की बात हम पहले भी एक बार किए थे, प्रश्न पूछा था उत्कर्ष ने तब, तो उसमें भी यही था कि भाई सर्किट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कभी एक बार में ना खरीदें, ठीक है? कभी भी एक बार में ना खरीदें और कोशिश करें कि एक बार में बेचें भी ना। मतलब अब बेचने में कई बार ऐसा हो जाता है कि अब वो अगर आपको ये दिख रहा हो कि ये लोअर सर्किट लगा देगा, तब तो भला ही है बेचने में। लेकिन जनरली बेचते वक़्त भी अगर आप थोड़ा-थोड़ा बेचेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अब अगर स्ट्रेंथ में बेच रहे हैं ना, तो अब जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉस्फेट किसी ने 40-41 में खरीदा हो 25 नवंबर के आस-पास में, ठीक है? अब वहाँ 42-43 रुपए में आपने खरीदा, इतनी जल्दी वो 73 पे चल रहा है, तो आप बीच-बीच में सेल करते रहिए ना थोड़ा-थोड़ा। स्केल आउट करिए अपने आप को पोजीशन से। तो सर्किट में आपको तरीका जो रखना है वो नॉर्मल ट्रेडिंग वाला तरीके से नहीं चलेगा। जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है वो अभी भी वही है। फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल अभी भी यहाँ पे भी वही है, वो ये है कि आप जो है रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन ये चूँकि सर्किट है, इसमें सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हावी है, तो इसमें आपका जो नॉर्मल नियम बनाते हो आप बेसिक प्रिंसिपल से डिराइव करके एग्जीक्यूशन के लिए, वो अप्लाई नहीं होंगे। वहाँ पे आपको चंक्स में करना है। तो जैसे 3 चंक में, 4 चंक में, ये आपको करना है, ठीक है? अब तो मॉस्टिप में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मॉस्टिप में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अब इसको आप जो है नीचे आने दें। लोअर सर्किट लगे या नॉर्मल तरीके से नीचे आए, लेकिन पहले इसको नीचे आने दें। अब ये 2-4 दिन फिर नीचे आए या जैसे भी, और फिर उसमें जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है? जब वो नीचे आएगा तो उसके बाद वॉल्यूम कम होगा पक्का। पहले हैवी वॉल्यूम में नीचे आएगा और फिर वॉल्यूम घटेगा। जब वो वॉल्यूम घटेगा, उस दिन किसी दिन आप जो है ग्रुप में मैसेज करिए कि जो है आज वॉल्यूम काफ़ी कम दिख रहा है पीछे के कई दिनों से, और फिर अगर सही दिखता है तो फिर बताएँगे कि अच्छा हाँ, अब सही दिख रहा है, अब ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें गलती मत करना। ये गलती मत करना कि अभी जो है इसको खरीद दिया जाके, क्योंकि अगर अभी खरीद दिया, तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये वापस 50 पे नहीं पहुँच जाए। अब सोचो, ₹75 वाला स्टॉक अगर वापस 50 पे पहुँच गया, तो आप तो 33% गँवा देंगे। तो ये गलती नहीं कर, अच्छा ऊपर से कल कहो ये फिर से सर्किट में खुले तो वो 33% भी नहीं, वो और ज़्यादा हो जाएगा, करीब 40% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा सँभल के इस चीज़ से रहना है कि ऐसी गलती ना होने पाए, ठीक है? और कुछ? और हाँ, किसी को कुछ पूछना है, इसी बोलना है? से हाँ। रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था, मेरा ही एक ही पोर्टफोलियो का था। हाँ। तो मैंने इसे लास्ट में पूछा था नेटवर्क 18 का, तो इसमें तो मतलब बिल्कुल ही मेरा खत्म ही हो गया। हुँ। मतलब 106 पे बाय किया था, नाउ इट्स 88, सो लॉस बहुत ज़्यादा है। हालाँकि मेरी पोज़ीशन ज़्यादा नहीं थी इसमें, तो मतलब मॉनेटरी लॉस कम है, बट परसेंटेज वाइज़ ज़्यादा है। हाँ, तो अब देखो, अब वो एक तो पुराने लेसन है, जो है ना तुम्हारे ट्रेड में हमेशा होते हैं, कि वो बहुत ऊपर खरीद लेते हो, ऊपर नहीं खरीदना है, क्यों खरीदना है ऊपर? हम कहते हैं दूसरा स्टॉक खरीदो ना, किसने कहा कि नेटवर्क 18 से पैसे बनाएँगे तो 500 का नोट जो है 5000 का चलेगा? किसी ने नहीं कहा। तो वो स्टॉक क्यों लेना है जो बहुत ऊपर चल रहा है? तो पहली बात तो ये, दूसरी बात, नेटवर्क 18 अपने आप में अगर वो स्टॉक देखोगे, तो ठीक है, मार्केट के हिसाब से ज़्यादा गिरा है, मार्केट के हिसाब से ज़्यादा गिरा। अच्छा, ज़्यादा गिरा इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा चला है मार्केट के हिसाब से। भाई ₹70 वाला स्टॉक जो है 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर अगर ₹70 का स्टॉक 115 का हो जाए और वो वापस फिर वो 88-85 देख ले, तो इसमें मतलब आपको अचरज नहीं होना चाहिए। किस बात का अचरज भाई? वो इतनी तेज़ी से बढ़ा था तो थोड़ा बहुत खा लिया। अब वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि खरीदा ऊपर है। तो बस वो गलती है, लेकिन स्टॉक अपने आप में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर है आपके पास तो आप उसको होल्ड करो, ठीक है? और अभी अगले 2-3 दिन में देखो ये कैसे क्या है ना थोड़ा और फर्म अप होता है। जैसे देखो इसमें भी सेम पैटर्न है, क्या है? पहले लो वॉल्यूम में थोड़ा-सा प्राइस पिक करता है 7 दिसंबर के आसपास में, वॉल्यूम थोड़े पिक करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम एकदम सडनली शूट अप और प्राइस उससे भी ज़्यादा तेज़ बढ़ता है। और फिर लो वॉल्यूम में वापस नीचे आता है और उस लो वॉल्यूम में अब और ज्यादा लो वॉल्यूम हो गया। तो जो अभी हम मॉस्टिप में बता रहे हैं ना, जबकि वो सर्किट का स्टॉक है, वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अभी कुछ दिन यहीं पे टाइम पास करेगा और ये क्लीन करेगा वीक हैंड। तो जैसे आपने जो गलती की 106 रुपए में खरीद के, कुछ लोगों ने और खतरनाक गलती की होगी, उन्होंने 114 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है? अब वो लोग क्या होंगे, अब वो फ्रस्ट्रेट होंगे ना, अब उनको निकालना पड़ेगा ना स्ट्रेट से। तो इस ट्रेड से उनको निकालेंगे और फिर स्टॉक चलेगा। लेकिन अब सवाल ये है
कि क्या आप अब जैसे अभी हमने बोला कि ऐसा होता है ना कि भाई पहले ऊपर जाता है हाई वॉल्यूम में, फिर लो वॉल्यूम में नीचे आता है और फिर फ्रस्ट्रेट करता है, फिर निकालता है, फिर चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा होल्ड करते रहेंगे, स्टॉप लॉस नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। इसका कहने का मतलब ये कि हम साइकोलॉजी बता रहे हैं कि वो कैसे चार्ट पैटर्न बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपना रिस्क तो देखना पड़ेगा ना। अब जैसे 106 रुपए में खरीदा था, तो फिर तो अब इसमें बड़ा लंबा हो गया मामला है ना, काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ेगा परसेंट के टर्म्स में। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो पोजीशन इतनी बड़ी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए एक और चीज, जब कोई स्टॉक बहुत वाइल्डली मूव कर रहा हो ना, जैसे ये मूव कर रहा था, तो अब इसमें दो तरीके हैं ट्रेड करने की। वन, एक आप बड़ी पोजीशन बनाओ और एकदम जल्दी से प्रॉफिट लो, है ना, मतलब देर नहीं करना है, जैसे ही कमजोरी दिखेगी वैसे निकल जाना। एक दूसरा तरीका है, बहुत छोटी पोजीशन लो और लेकिन बड़ी वोलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार हो, ताकि बहुत बड़ा गेन मिल जाए लेटर ऑन परसेंट के टर्म्स में। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है ये आपके ऊपर है ना। अब ये हम नहीं कहेंगे कि दोनों में से कौन सा करना है, वो डिपेंड करता है बहुत चीजों पे, मतलब है ना, आपके स्टाइल पे, ट्रेड पे, आपको कितनी नॉलेज है, आप नए आइडिया कितने फ्रिक्वेंटली निकाल सकते हैं नहीं, तो वो चीज है ना। तो नेटवर्क 18 मतलब अब वही है, आपको ये समझना है कि जो है बहुत ऊपर नहीं खरीदना है, और ये करेगा ठीक है। जैसे पिछली बार भी तो उसने यही किया था, पिछली बार कौन सा उसने कुछ नया किया था, जब पिछली बार इससे भी थोड़ा आप कहें टेक्निकली तो ज्यादा बुरा ही किया था। जो इस बार कर रहा है वो उतना बुरा नहीं है। तो पिछली बार इसने किया क्या, पिछली बार ये 73 रुपए से चला था, ठीक है, 29 अक्टूबर को, और पीक किया 97 पे करीब करीब, ठीक है। और ये किया इसने 8 नवंबर को। अब वहां से जब करेक्ट हुआ तो इस बार लो जो बनाया 70 पे बनाया, मतलब चला पिछली बार 73 से था, नया जो लो बनाया वो स्विंग लो के नीचे है। तो ये जो स्विंग लो, हायर हाई हायर लो वाले कंसेप्ट वाले लोग हैं, लकीर के फकीर, वो सारे इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से लोअर लो बन गया। अब कैसे, अब तो नहीं चलेगा, अब तो बेच देना चाहिए एंड व्हाट नॉट। अच्छा, उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, जो अक्टूबर लास्ट वीक में जहां से ये बाउंस किया था, और जब सेल ऑफ आया तो उसके बाद वहां पे डबल बॉटम टाइप का भी बना है। तो आप देखिए, ये इसीलिए मार्केट में इतना सिंपल नहीं होता। अगर आप ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगे ना, कि ये कैंडल वो कैंडल ये पैटर्न, आप यकीन मानिए आप पैसे कम कमाएंगे, अब इसी में ज्यादा लगे रहेंगे। तो अगर आपको ट्रेनिंग से पैसा कमाना है तो अलग बात है, कर लीजिए। बट अगर ट्रेनिंग से नहीं कमाना है तो प्लीज, है ना, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पैटर्न पे। अब जैसे इसने क्या किया, डबल बॉटम बनाया, तो अच्छा उसके बाद कैंडल भी दिखाई कि नहीं डबल बॉटम सही है, लेकिन उसका तुरंत फिर नीचे आ गया और स्विंग लो तोड़ दिया। तो आप देख रहे हो ये कर क्या रहा है, ये क्लासिक पैटर्न फेल्योर है टेक्निकल एनालिसिस का, क्लासिक स्टॉप हंटिंग है। ज्यादातर ट्रेडर इसमें बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक कॉमन सेंस, एक नॉर्मल प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है, बिहेवियर समझ में आता है कि कोई चीज बनी कैसे है और चल क्या रहा है, और आपको बिग पिक्चर ट्रेडिंग समझ में आती है, जो हम लोग जिसकी बात करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेड चुनते हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि यार कोई इसमें ऐसे आफत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मार्जिन तो आपको हमेशा रखना चाहिए। आप जितने में खरीद रहे हो उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन हमेशा रखना चाहिए। प्लस जो जनवरी 2015 और जून 2014 का लेवल है, वो 72 71 के अराउंड ही है ना, 70 से 72 के अराउंड में। तो अगर वहीं पे अगर स्टॉक गया भी थोड़ा, मान लीजिए 72 रुपए, अब वो 70 तक गया भी, तो आपको कौन सी आफत आ गई उसमें, मतलब आप थोड़ा मार्जिन तो देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिग पिक्चर फेल्योर है, प्राइस एक्शन फेल्योर है। ये एक नॉर्मल नुआंस लेवल पे, यू नो, हाईली टेक्निकल पैटर्न फेल्योर है। तो उसकी वजह से बहुत लोग एग्जिट कर देंगे, आपको नहीं करना, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने 97 पे खरीद लिया, तब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मतलब अब 26-28% लॉस थोड़ी नहीं देखेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आखिर में लेसन फिर वही मिला कि बहुत ऊपर नहीं खरीदना है ना, सही जगह खरीदना है। तो रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए आखिर में मार्केट में चीजें अगर आपने ठीक खरीदना तो वो जाती ऊपर ही है। अब सवाल ये है कि आप कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, तो उससे आपका जो परसेंट कैप्चर जो आप कर रहे हैं डेल्टा, वो चेंज हो जाएगा। अब जब जैसे जैसे वो चेंज होगा और आप पोजीशन साइज सही करेंगे, तो आपका सीएजीआर चेंज हो जाएगा पोर्टफोलियो लेवल पे, विच इज व्हाट यू आर एमिंग फॉर। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आप जो है मैनेजेबल रिस्क ले रहे हैं। जैसे अगर मानो मेरे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं, अच्छे आइडिया है आपके पास, ठीक है, जो अभी उस दिन बताया था ना, वो पहले दिन बताते ही 15 मिनट में 10% सर्किट, अगले दिन 5%, वो आज फिर भाई साहब 5% सर्किट पे थे, ठीक है। तो अपने पास आइडिया की कमी नहीं है, कुछ कमी है तो पैसे की कमी है और ज्यादा आइडिया हो जाता है। तो अब नेटवर्क 18 तो नहीं खरीदने वाले अभी हम, लेकिन लेट्स से कि अभी आइडिया नहीं है और खरीदना है, तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 80 82 85 ये 87 जहां भी घूम रहा है ले सकते हैं। अब बस ये कि रिस्क थोड़ा बड़ा लेंगे, फिर कहेंगे कि ये जो है ना, ये जो पुराना लो बनाया था ना 70 के अराउंड वाला, 70 के नीचे अंडर कट करे, 69 की अगर क्लोजिंग देगा तब एग्जिट करेंगे।
अब लेकिन अगर आपने 106 रुपए में खरीद लिया तब थोड़ी ना इंतजार कर पाएंगे आपकी 70 पे वापस है। अगर 106 पे खरीदना 70 का इंतजार करेंगे तब तो फिर काम हो गया, फिर मतलब ऐसे तो नहीं चल पाएगा ट्रेडिंग, है ना। तो सही सवाल, सही अप्रोच सब कुछ काउंट करती है, और सबसे ज्यादा काउंट करती है आपकी एंट्री। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं एग्जिट बहुत ये है वो है, अरे एक बात बताओ, अगर आप जो है कोशिश कर रहे हो एम्स में जाने की, एमबीबीएस करना है या आईटी जाना है, बीटेक करना है, वहां जाके एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई करना मुश्किल है, आईटी में जाके बीटेक की पढ़ाई करना मुश्किल है, या एम्स में घुसने के लिए एंट्रेंस देना, आईटी में जाने के लिए आईटी जेई का एंट्रेंस देना वो मुश्किल, एंट्रेंस देना मुश्किल है, आप समझ रहे हो। वहां अंदर जाके आप पास हो जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, माहौल सही है, गधे कम है, घोड़े ज्यादा है, यू कैन लर्न द ट्रिक्स की घोड़े कैसे दौड़ते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे मार्केट पे भी यही बात है फिर, कि एंट्री अगर आपकी सही है तो आप क्या होगा, स्टॉप लॉस आपके बहुत कम हिट होंगे, 15% के अंदर से वो घूम के आके आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा बचेंगे, आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट नहीं होगा। अब अगर वो चल रहे हैं, अब कोई आदमी 30 पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई 40 पे बुक कर रहा है, कोई 60 पे बुक कर रहा है, कोई कुछ होल्ड ही किया जा रहा है, अब वो अपनी अप्रोच है। भाई अगर आपने सही एंट्री की, स्टॉप लॉस कम हिट हो रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन आखिर में प्रॉफिट ही हो रहा है ना सबका। तो इसलिए एग्जिट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन एंट्री जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्री तो एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जिट में भी क्या है, वो एक ब्रॉड रूल है कि अगर कोई स्टॉक है सडनली सर्किट लगाने लगे तो फिर संभल के रहना है, क्योंकि फिर उसमें अगर सर्किट ऊपर साइड लग रहा है तो यकीन मानिए नीचे के साइड भी लगेंगे, तो आपको उसमें मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप जो है ज्यादा नुकसान कर बैठे अपना, तो वो गलती नहीं करना है। उसके अलावा एग्जिट के टाइम में ऐसा कोई बड़ा बिग इशू नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो चूंकि ये बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसमें आज ही पोस्ट किया है, वो थोड़ा सा बता देते हैं कि उसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप देखिए आज हमने ये एक 8:30 बजे डाला था कि भाई हमने जो अक्टूबर में एक आइडिया बताया था, अक्टूबर 20 को, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ओके, ये आत्मनिर्भर भारत थीम के जो स्टॉक है ना, उनका आप ये कह सकते हैं बड़ा सौतेला भाई था इनका व्यवहार, लेकिन आजकल परिवार का अच्छा हो गया, जो सौतेले से जो है सगे की तरीके इनका बिहेवियर चल रहा है आजकल। अब इसमें हमने क्या बताया था, ये 490 500 के करीब घूम रहा था, मुझे याद है उस दिन, और हमने कहा था कि 480 के नीचे खरीदना है और 430 तक खरीदना है, समझ रहे हो, 50 रुपए की रेंज थी। और अगर आप देखेंगे तो ये टेक्निकली 10% है, क्योंकि आप 480 के ऊपर स्टॉक बता रहे हैं और बोल रहे हैं 50 रुपए की रेंज है खरीदने के लिए, तो 10% की तो हम ही रेंज बता रहे हैं आपको खरीदने के लिए। और स्टॉप लॉस क्या है, 404 रुपए। तो अगर लेकिन आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें 404 रुपए, अगर आप वो 480 से भी देखें, मतलब अपर रेंज से, तो तब भी वहां से करीब 15.67% ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप वर्स्ट केस में एकदम टॉप पे खरीद ले जो हम रेंज बता रहे हैं, तब भी आपका स्टॉप लॉस 15.5% का है। अब लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप जाके वहीं पे खरीद लेंगे एकदम हाई पे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, आप कहते हैं झंझट नहीं करना है, बार बार नहीं देखना रेट, हमको जाकर खरीद लिया, वो भी कर लेंगे, तब भी 15.5% का रिस्क है, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई आदमी है जिसके पास ज्यादा टाइम है या थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, तो थोड़ा ध्यान देगा, बाद में खरीदेगा जब थोड़ा और नीचे आएगा। तो आया, हमने 430 की रेंज कही थी, उसने बात हमारी नहीं गलत की, 431 रुपए तक गया नीचे, ठीक है, 431 रुपए तक गया अगले 3-4 दिन के अंदर। तो हमारी जो रेंज थी वो एकदम सही साबित हुई कि हमने 480 के नीचे कहा था, वो 430 तक के लिए कहा था, वो 431 तक का लो बनाता है, और स्टॉप लॉस हमने 404 का दिया, वहां तक नहीं गया। अच्छा देखिए, तो क्या ये इसमें क्या ये गड़बड़ है कि 480 पे जो खरीद लिया उसने गलती कर दी, और जो 430-40 का वेट किया वो ज्यादा होशियार? ऐसा नहीं है, ना तो 430-40 पे जो खरीदने वाला है वो ज्यादा होशियार है, और ना ही जिसने 480 में खरीदा ना तो उसने कोई गलती की। क्यों? क्योंकि वो बस ये कि टाइम किसके पास कितना है, कौन कितना एफर्ट डाल सकता है ना, गिवन द सिचुएशन ऑफ द लाइफ एंड करियर एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड, उस पे निर्भर करता है। लेकिन उन दोनों में से दोनों सही हैं, ये क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई आइडिया बता रहे हैं, चाहे पब्लिक में बता रहे हैं चाहे प्रो में बता रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे उसमें एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी। हम रैंडमली आके कोई चार्ट इसलिए नहीं पिक कर लेते हैं कि वो जो है ना उसका चार्ट ही अच्छा है वैसे ना। और अगर हम ऐसा पिक भी कर रहे हो, कई बार कर भी देते हैं, लेकिन वो बहुत कम का जरूरत है, जब करेंगे तो आपको साफ साफ बोलेंगे कि ये जो स्टॉक है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है एक्सेप्ट चार्ट, तो वो हम बता देते हैं। लेकिन अगर हम और चीजें बता रहे हैं तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि नहीं इसमें अंडरलाइंग स्टोरी है, थ्योरी है। तो अब जैसे ये आत्मनिर्भर भारत थीम का स्टॉक पीजीईएल, ये हमने जब बताया, तो ये हमने जब बताया तब तो बताया ही जो बताया। अच्छा ये कोई नया स्टॉक नहीं है, ये हमने पिछले साल दिसंबर में भी बताया, तो 1 साल हो गया वहां से।
तो वहां पे लेकिन तुरंत अपर सर्किट लग रहा है तो शायद कोई खरीद नहीं पाया होगा, तो बस मेंशन किया था। इस साल थोड़ा अच्छे से कवर किया हमने, एक पूरी डेडिकेटेड इसके लिए ब्लॉग लिखा, और वो ब्लॉग बहुत लंबा है, प्रॉब्ली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लॉग है इंडिविजुअल स्टॉक पे। तो अब जो लोग प्रो मेंबर हैं वो ये बात समझते हैं कि जिस चीज में हम ज्यादा एफर्ट डालते हैं, आप लोग भी समझते हैं, प्रो मेंबर नहीं है तब भी आप ये बात समझते हैं कि जिस चीज की बात अगर हम बार बार करें, जिस चीज में हम ज्यादा एफर्ट डालें, जिसमें हम जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आप ये समझ जाइए अगर वो स्टॉक है तो वो रिटर्न ज्यादा देगा, और अगर वो कंसेप्ट है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जो है जीवन परिवर्तन करने की क्षमता जो है वो रखता है। तो ये बात, तो अब ये पीजीएल में हमने इतना बड़ा ब्लॉग लिखा जो कि हम नहीं लिखते नॉर्मली, इसका मतलब यही है ना कि भाई इससे हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अब अगर ऐसे में आप हायर एंड में भी खरीदते हैं 480 पे भी, तो कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एक कोई टेक्निकल पिक है जिसमें खाली चार्ट देखा और उसमें कुछ है नहीं, अच्छा ये लिखा भी हमने कि वो खाली चार्ट है और ना देख लो आप अपना पेनी स्टॉक है, चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हैं, अब उसमें अगर आप हायर रेंज में खरीद लेते तो 15-16% का स्टॉप लॉस है, तो शायद एक थोड़ा सोचने की बात है कि शायद आपको वो नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एंट्री सही से करोगे ना तो आपका 90% जॉब डन। एंट्री सही, पोजीशन साइज सही, आप लिख लो कहीं, आपसे गलती थोड़ी बहुत तो फिर भी होगी, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया, इसका जो है क्या कर सकते हैं। तो वो गलती आप जो है एंट्री के टाइम में अगर सही कर लोगे तो 90% आपकी गलतियां जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, अब चूंकि अभी बात कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। ये जो है अभी कितने पे चल रहा है, 740-40 का हाई बनाया तो अभी 712 पे है ना। अब देखिए, अब ये यहां से भी अभी लगभग 50% अप हो सकता है कुछ महीने में, ठीक है। अब लेकिन आपको एक वो फिर से ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो 15% के अंदर हो जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो लेकिन आप अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो यहाँ से अभी 40-50% का इसमें रन आराम से दिखता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब हम लोग कोई चीज पब्लिक में डालते हैं, बताते हैं, उसमें उसके पीछे मकसद होता है। उसके पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको जो है आके ये बता दें कि हमने ये बताया था फिर उसमें ये हो गया। अब वो तो है ही है जो है, ठीक है, कि ये बताया था ये हो गया, है ना। थोड़ा तो बताना भी चाहिए ना कि हमने क्या बताया था और क्या हुआ। उसके अलावा भी मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा सीखें कि कब बताया था, क्यों बताया था, क्या लॉजिक था, और क्या उसमें फ्यूचर में भी थोड़ा पोटेंशियल है कि नहीं। अब जैसे पीजीएल का हमने बता दिया कि इसमें पोटेंशियल है। एक आध 2 हफ्ते पहले हमने प्रिसीजन वायर का डाला था, ठीक है। प्रिसीजन वायर में भी एक्चुअली पोटेंशियल है। अच्छा, प्रिसीजन वायर की बात करें तो एक चीज और बता दें, लास्ट वीक में जो वीडियो आया था स्टॉक ऑफ द वीक का, वो था सेंचुरी टेक्सटाइल, ठीक है। अच्छा, वो वीडियो कौन सा स्टॉक पिक किया जाएगा वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। वो जो दूसरे बीएन की आवाज है उन्होंने सेलेक्ट किया था कि वो स्टॉक बताना है, लेकिन उसके पहले हम प्रिसीजन वायर सेलेक्ट कर चुके थे, ठीक है, कि अगर कोई और स्टॉक नहीं दिखाई देता है तो प्रिसीजन वायर पे बना लेंगे, ठीक है, वीडियो। लेकिन अब ठीक है, दूसरा स्टॉक मिल गया, वो अच्छा था और उसमें थीम वीम सब फिट बैठती थी। प्रिसीजन वायर ने तब से काफी अच्छा किया, ठीक है, अभी वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब वो 350 पे चल रहा है, 400 पे चल रहा है ना। अब ये अगले मान लीजिए एक साल में क्या 700, 800, 600 के ऊपर ट्रेड करते दिखे, आराम से दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आप थोड़ा थोड़ा नुआंस की तरफ जाइए, है ना। जो बेसिक एकदम वो है ना कि बस चार्ट देखा और स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड किया, गिर रहा है रोने लगे और फिर बढ़ रहा है हंसने लगे, ये सब नहीं करना है ना। ये आप कोई बच्चे थोड़ी है, वो तो सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो जो जो हम चीजें बताते हैं उसमें हमेशा पर्पस ये होता है कि आप कुछ सीखें और आप उसका लाभ उठाएं। अब हर चीज डायरेक्टली लिखना संभव नहीं है। अब चूंकि देखिए बात कर रहे हैं तो बात करने में क्या है भाई, बात करते हुए तो सब कुछ बता सकते हैं, जो भी आपका सवाल है, जो भी दिमाग में है, हम बोलते जा रहे हैं। लेकिन लिखते हुए तो भाई एक ट्वीट करना है, अब वो एक ट्वीट कर दिया, जो भी लिखना था लिख दिया। अब टेलीग्राम में एक पोस्ट डालना है, अच्छा वहां लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिट, मेंटल लिमिट तो है ना, कि एक बार जो लिख दिया तो लिख दिया, बार बार थोड़ी ना जाके वहां कुछ बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जब बात कर रहे हैं तो वो पूरी बात बता सकते हैं। तो इसलिए जो आप लोग जो यहाँ पे हो उसको जो है थोड़ा सा ज्यादा लाभ होना चाहिए ना। अब जो लोग नहीं है उनका थोड़ा सा उतना लाभ ना हो तो फिर अच्छी बात है ना, मतलब जो जितना एफर्ट डाले उसका कमेंसरेट जो है फायदा दिखना चाहिए। तो प्रिसीजन वायर ये बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़े 6 महीने, 8 महीने, साल भर वाला जो लोग व्यू रखते हैं, आप आराम से उसको लीजिए और ना। लेकिन चूंकि काफी ऊपर है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो उसमें तरीका वही है, 1/3 खरीदो। अब अगर नीचे आएगा और तो फिर 1/3 और खरीदो, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस होगा अल्टीमेटली वहां से 15% का स्टॉप लॉस सेंस बनाए।
आपको ऐसा करना है। पीजीएल में तो अभी भी आप पूरा खरीद सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि 15% का जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको डिसेंट वोलेटिलिटी हैंडल करने का स्पेस देता है। तो आपको ऐसे चीजें सोचना है, ठीक है। तो ये जो हम डालते हैं ना पोस्ट कि हमने ये बताया था, इसमें ये हो गया, उसमें भी हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि जो है ये बताना है कि ये हमने बताया था, उसमें भी पर्पस ये है कि जो है आप उसका कुछ लाभ उठा सके। प्रिसीजन वायर हमने दिसंबर 17 को डाला था, तो दिसंबर 18 से आप देख सकते हैं कि उसने उसके बाद से मतलब लगभग वहीं पे है, आप ये कह सकते हैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी। लेकिन अभी होगा, थोड़ा टाइम दीजिए, कंसोलिडेट करें, क्योंकि अभी काफी ऊपर आ गया, तो थोड़ा तो अब उसको चाहिए ना ब्रीदिंग स्पेस। एक स्प्रिंट में था, है ना, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, अब दूसरी बार रेस करा, थोड़ा सांस लेने का मौका दीजिए, तो वो चीज है, ठीक है। और कुछ? हम जो है सभी को जो है वो बना दे रहे हैं स्पीकर। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है वैसे ही तो आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, शायद आप में से किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, एक और चीज जानने के पहले, कल जो है बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार आप जानते हैं 5:30 बजे हमेशा की तरह एक वीडियो आता है, उसकी डिटेल्ड उसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है एक स्टॉक के बारे में। और वो एक आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए मॉडल है, ठीक है, वो आपके लिए केस स्टडी है कि स्टॉक अगर आपको देखना है तो वो एक हर एंगल से कैसे देखना है, वो आपको समझना है। तो उसके लिए आपको जो है वो वीडियो देखने चाहिए। तो उसमें बहुत सारे वीडियो, जैसे पहले अभी आज के डिस्कशन में शुरुआत में बोला था कि ई सैब इंडिया, ई के सी, बोरो, रिन्यू और तमाम स्टॉक करीब तो करीब 10-12 स्टॉक होंगे, वो शायद उससे ज़्यादा हो गए अब तक। तो वो स्टॉक्स आप जो है वीडियो देखेंगे तो उसमें पर्पस ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर चार्ट में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर बिजनेस में क्या, आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अपने आप को डेवलप करनी है कि सिचुएशन में आपको कैसे नुआंस अप्रोच लगा के चीजें देखना है। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स नहीं है कि आप जो है 1+1 2 कर देंगे और जब जब 1+1 दिखेगा 2 ही आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 1-1 है ही नहीं, और जो जो 1-1 है उसमें भी कोई पक्का नहीं है कि वो एक्चुअली 1 है ना, वो बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड था, ठीक है। और जो एक्चुअली 1 दिख रहा होता है वो एक्चुअली 1 नहीं है, वो शायद 1 से ज्यादा था, कई बार ये भी होता है। तो वो चीजें हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा नुआंस अप्रोच लगाना पड़ता है। और है ना, ये मार्केट जो है इट इज नॉट अबाउट कि आप जो है नॉर्मली कैसे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। एक रिक्वेस्ट है जानने के पहले, आप लोग कुछ आप में से कई लोग जो है प्रो मेंबर हैं नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि देखिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं डेली एक मार्केट अपडेट सुबह देना, और फिर शाम को ये एक डिस्कशन रखना जिसमें हम नए स्टॉक्स की भी बात करते हैं, पुराने की भी बात करते हैं। बहुत एफर्ट लगता है इसमें, तो एक थोड़ी खुशी होगी कि अगर और लोग इसका लाभ उठा सकें, जुड़ पाए। तो आप बहुत लोगों को जानते होंगे, आपके परिवार में होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके मित्र होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं जनरल, या इन्वेस्टमेंट नहीं करते, म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, उनको थोड़ा सा आप बताएं, जानकारी दें कि भाई देखिए इनका ये यूट्यूब है, ट्विटर है ना, वहाँ पे चीजें डालते हैं, आप वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न हमको बार बार ये आता है कि अगर कोई इंसान है जो करना चाहता है लेकिन वो उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि उसको करना है, ललक है, तो उसका क्या होना चाहिए। तो वैसे इंसान के लिए क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए एक सीधा रास्ता है, प्रो के जो वीडियो मीट हैं उसमें पहला जो हमने लास्ट ईयर सितंबर में किया था, वहां से देखने के लिए उनको बोलिए। यकीन मानिए उनको कुछ भी नहीं आता होगा, बस एक ही चीज है कि उनको वो ललक होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए कि करना उनको ये है। अगर ये निर्धारित है कि ये करना है और उनको कुछ भी नहीं आता, इस बात से अंतर नहीं पड़ेगा, वो प्रो वीडियो मीट्स देखें सीक्वेंस में, और फिर डेफिनेटली उनको जो है कनेक्ट फील होगा अप्रोच से, तरीके से, और उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि वही क्यों ज्यादा सेंसिबल लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट और नेचर से, तो वो एक आसान हो जाएगा। कोई भी कितना भी नया इंसान हो, उनको जो है ये अच्छा लगेगा, और वो थोड़ा सा कोशिश करके शायद आगे आ पाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, इसमें कई बार आपको लगता होगा कि अरे क्यों बताएं, क्या मतलब बता के क्या फायदा है, अभी कुछ गंवा ववा देंगे तो फिर जीवन भर के लिए ये हो जाएगा कि इन्होंने हमसे कहा था, फिर हमने किया, हमारे पैसे चले गए। अब देखिए वो रिस्क तो हमेशा है, वो तो अगर हम बाहर रोड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका भी रिस्क है ना, घर में बैठे हैं ऊपर से बिजली गिर जाए, वो भी रिस्क है। अब ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट डालता है ना इंसान।
अब कई बार बेस्ट एफर्ट के रिजल्ट थोड़े लेट आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप बताएंगे किसी को, कोई आगे ज्वाइन करेगा, कुछ हो सकता है ट्रेड ना चले, वही वो खरीद ले तो हो सकता है पैसे गवा दें, उनका एक्सपीरियंस खराब हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई सेंसिबल इंसान है, 3 महीने 6 महीने अगर चीजें वो पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तो डेफिनेटली फिर उनको कुछ लाभ वाभ होगा तो दिखेगा। लेकिन अगर कुछ फायदा हो गया और अगर उनका अप्रोच बदल गया, अगर वो मनी मैनेजमेंट जो अपना सेविंग है इनकम के अलावा, देखिए तो उसमें अगर उसमें ध्यान देते हैं वो, और वो चीजें अच्छी हो जाती हैं उनकी लाइफ की, तो फिर जीवन भर आपके शुक्रगुजार भी तो होंगे ना, कि ये हैं, इन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया था मार्केट में, और इन्होंने बताया था कि देखिए ये ऐसा ग्रुप है ना, वो लोग ऐसा करते हैं, तो उसी का तो वो एक जीवन भर का आपके लिए भी तो एक ना एक अच्छा अनुभव होगा, उनकी उनके लिए भी अच्छा होगा। तो वो अपसाइड भी है, तो अपसाइड भी देखना चाहिए। मार्केट में कभी आपको ये नहीं देखना इनकम नहीं बनाने की कोशिश करना, ठीक है, वेल्थ बनाने की कोशिश करना है। इनकम बनाने का मतलब क्या है कि अपना 500 का खर्चा है डेली का, तो हमको 1000 रुपए कमाना है, ऐसा माइंडसेट लेके नहीं आना है। अगर आप वो कर पाते हो अच्छी बात है, आप करो, मना नहीं करे, लेकिन कोशिश करें कि वो ना करें, क्योंकि जैसे ही आप वो करने लगेंगे ना, तो आपका जो बिग पिक्चर व्यू है वो खराब हो जाएगा। फिर आप जो 6 महीने 8 महीने में जो है 40 50 60% सीएजीआर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना साल भर में, वो नहीं निकल पाए, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा डे ट्रेडिंग पे लगा रहेगा, और उसकी वजह से आपका जो मीडियम टर्म की अंडरस्टैंडिंग है वो भी जो है इम्पैक्ट उसमें बहुत बुरा पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है यहाँ इनकम कमाने नहीं आए हैं, ठीक है, आप जो है वेल्थ कमाने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वेल्थ का एक हिस्सा निकाल के खर्च करके है ना इनकम को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आप फिर भी कर सकते। मान लीजिए आप आपकी सैलरी है, अब ऐसे रफली मान रहे हैं, कुछ उसमें ये मत सोचिएगा कम है ज्यादा है, मान लेते हैं आपकी सैलरी है 10 लाख साल की है, ठीक है, और 10 लाख साल की आपके खर्चे हैं मान लेते हैं 4 लाख के साल के, ठीक है, और आपने जो है धीरे धीरे करके आपने मेहनत किया, जोड़ा पैसा, ऐसा आपने 40 लाख रुपए जोड़ लिए, ठीक है, 40 लाख जोड़ लिया, अगर आप 50% उसको इंक्रीमेंट करते हैं, आप ये 50% काफी ज्यादा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, रफ आइडिया दे रहा है, तो वो क्या होता है 20 लाख रुपए होता है। अब वो 20 लाख किस कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि गिवन द स्किल्स, गिवन द नॉर्मल मार्केट सिनेरियो, व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि रफली विल मेक 20 lakhs। अब साल भर में 20 lakhs आप बनाते हो, 4 लाख आपका खर्चा है, तो अगर आप एकदम से ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं करते हो अपने कैश फ्लो का, तो आप क्या करोगे, आप जो है मैनेज कर लोगे चीजें, 20 लाख में से 4 लाख ही तो आपको खर्च करना है, so that way, no? So even if you are actually looking for, expenses to be paid by market returns, market wealth that you are creating, you shouldn't be, mismatching the asset and liability, और उसकी वजह से asset liability mismatch हो जाए। अच्छा, एएलएम इसका कंसेप्ट एनबीएफसी में आता है, चूंकि एनबीएफसी अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही, अभी और आगे ज्यादा और पॉपुलर हो जाएंगी, तो फिर ये एएलएम की बात बहुत बार होगी। अभी तो हम आपको पर्सनल लाइफ में बता रहे हैं, वहां भी एएलएम हो जाता है कई बार, ठीक है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, तो वो बस ध्यान रखना है। बाकी अगर आप डिसेंट स्किल रखते हैं मार्केट में, आपके पास डिसिप्लिन है, यकीन मानिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बस आपको भरोसा रखना है, भरोसा नहीं टूटना है। और स्टॉक हमेशा ऊपर आए चाहे ना आए, लेकिन मार्केट ऊपर आती है, इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टॉक अगर कुछ गलती हो जाए, आपसे हो जाए, मार्केट से हो जाए, बिजनेस से हो जाए, प्रमोटर से हो जाए, किसी से हो जाए, उसको निकल जाना है एट सम पॉइंट इन टाइम, उससे निकल जाना है और दूसरे में चले जाना है जिस जो सही कर रहे हैं अभी। तो इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बच जाती है और आपका दुख कम हो जाता है। तो आपको ये करना है, ठीक है, तो ये आपको करते रहना, बाकी मार्केट में बने रहना, पैसे कमाना है और चीजें अच्छी करनी है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है बिफोर वी एंड दिस, ऑल्दो दिस वाज नॉट सपोज टू बी बुधवार की हम बात करें, ये शुक्रवार को करना था ये सब, है ना, लेकिन अब चूंकि वी स्टार्टेड टॉकिंग, तो फिर it went about other things also. I hope you learned something, and it will make you better trader, a better person who has better appreciation of risk, randomness, the uncertainty in life, in market, in career. Okay, so that's it. We'll see you tomorrow in the morning with the audio note, and in the evening at 9:30 for the 9th episode of Market and You. All right. Thank you for giving your valuable time so late in the night. धन्यवाद.